हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के पहले गन शॉट के साथ में। टोटल 8 गन शॉट आपको देने वाले हैं। अगर आप ये 8 वीडियोस देख लेते हो तो पूरी 8 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी और इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 नंबर का आप पेपर करके आओगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये आपकी यूनिट नंबर 5 है। इस यूनिट से जो जो चीजें बन सकती हैं पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। प्लस आपको यह भी बताते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी चीज कितने कितने नंबर में आती है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। पहला टॉपिक जो इस यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पेपर के अंदर ये कई बार 15 नंबर तक में आ जाता है। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये पूरा वन शॉट है तो एक बार में थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमने आपको कई बार बताया है। समझो मेरे भाई, जब भी कभी कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, तो हमें बताना पड़ता है कि वो इवेंट कहां पे हुआ। जैसे कोई कहे बी डिकेडियन कोचिंग कहां पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बी डिकेडियन कोचिंग जो है वो आवास विकास कॉलोनी के आसपास है। तो हमने जो आवास विकास कॉलोनी ली है वो एक फ्रेम है। किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी किसी के बारे में बता पाओगे, वरना बता ही नहीं पाओगे। आपका स्कूल कहां है, तुम कह दो हाँ है, उसके पड़ोस में है, उस सड़क पे है, किसी ना किसी फ्रेम को तो लेना पड़ेगा ना। तो भैया ऐसे को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी ना किसी का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा कि भैया रामलीला मैदान के पास है, ठीक है, लाल इमली चौराहे के थोड़ा आगे बढ़ के है, यानी ओवरऑल रेफरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें तब हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। मतलब उससे तो कि भैया वहां पे है, वहां पे है, वहां पे। ये जो रेफरेंस हम लोग लेते हैं इसे ही हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आता वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कोई भी चीज हमने चुनी और उसी से कनेक्ट कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया कि भैया इसके पड़ोस में है, तो उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोटा मोटा समझ में आ गया। जैसे बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि भैया ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है, ठीक। जैसे ये कमरा है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये एक्स मान लें, ये वाई मान लें, तो ये जेड हो जाएगी। एक मच्छर इस कमरे में उड़ रहा है तो हम कहेंगे भैया एक्स की तरफ 2 चलो, वाई की तरफ 5 चलो, जेड की तरफ 3 चलो, ये पकड़ लिया मच्छर। ऐसे ही तो बताएंगे ना कोऑर्डिनेट उसके। तो हमने एक कोई इवेंट लिया है जो बिंदु P पर हो रहा है और इसके हमने कोऑर्डिनेट दे दिए x, y, z, यानी x, y, z। x की तरफ x चलो, y की तरफ y चलो, z की तरफ z चलो, आपको ये इवेंट P मिल जाएगा। यानी हमने इसका रेफरेंस लिया है, एक्स वाई जेड एक्सिस का रेफरेंस लिया है, तो ये सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा भैया, ठीक है। फिर हमने नीचे लिख के दिखाया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं तथा उसका रेफरेंस लेकर अन्य बॉडीज की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। यानी कोई एक सॉलिड बॉडी, जैसे मान लिया हमने कह दिया सुदामा स्कूल कहां है, तो आदमी कहेगा रामलीला स्कूल के पास। तो रामलीला एक सॉलिड बॉडी हो गई और उसी के पड़ोस में सुदामा स्कूल हमने रेफर कर दिया, रेफरेंस ले लिया भैया, ठीक है। जैसे फिगर में एक रेफरेंस एक्स वाई जेड अभी हमने आपको ऊपर दिखाया गया है, इसके ओरिजिन पर, ओरिजिन का मतलब क्या, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहां पे जो वैल्यू है ये क्या होगी, 0,0,0 होगी। इसके ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होगी, 0,0,0। टी समय के बाद हमने कोई पॉइंट क्या मान लिया, P, जहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी, x, y, z। सारे बच्चे यहां मैथ वाले ही हो। आपको पता है जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो x की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, y की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप लेते हैं, z की तरफ यूनिट वेक्टर k कैप लेते हैं। जिन्हें नहीं पता वो समझें, ये लिखने का तरीका है। x, y, z को कैसे लिखेंगे कि भैया बिंदु P तक का जो वेक्टर होगा, तुम्हारी भाषा में कहें जो दूरी होगी उसे कैसे लिखेंगे, r वेक्टर बराबर, r माने दूरी, आपकी भाषा में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये दिखा रहा है आई कि एक्स की तरफ इतना चले हैं, वाई की तरफ इतना चले हैं और जेड की तरफ इतना चले हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पोजीशन को दिखाया है। इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। आपकी भाषा में कहेंगे कि इतनी दूरी पर बिंदु पी है भैया, ठीक है। किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में इसकी पोजीशन कई टाइम इंटरवल्स पर पता होनी चाहिए। क्या मतलब, यदि पोजीशन वेक्टर आर को टी का फंक्शन माने, आर टी का फंक्शन क्यों है, मान लिया किसी ने कहा गोली चली, तो आप क्या कहोगे, कब चली भाई। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। हम कहते हैं गोली चली, तुम बहुत घबरा जाओ, परेशान हो जाओ। हम कहते हैं यार 1947 में चली थी, तुम कहोगे अबे यार वो तो चलती रहती है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो पोजीशन आप निकाल रहे हो कि भैया अगर मान लिया कहते हैं कि सुदामा स्कूल के पास गोली चली, तो सुदामा स्कूल के पास गोली चली, ये भी दिक्कत है। क्यों भैया, क्योंकि वहां पर
सरल भाषा में कहें बच्चे निकलना है, प्लस वहीं पे एसपी ऑफिस भी है, तो सुरक्षा बहुत अच्छी है, यानी वहां पर चल ही नहीं सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब। तो इस तरीके से मेरे भाई किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल मेरे भाई, ये डिस्क्लेमर है। तो रियलिटी है कि टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कह दें कि भैया ये जो हमने दूरी मान रखी है ये टाइम पर डिपेंड करती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि भैया तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है भैया, बोला करो मेरे संग में, दूरी बटे समय। ये अपने पास दूरी है, आपकी भाषा में समझा रहे हैं। अगर इसका समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दें, पता होना चाहिए ये अवकलन का निशान होता है d/dt, जिसका अवकलन करना हो उसके आगे लिख दो। यानी r का हमने टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया तो ये क्या बन गया, v यानी वेलोसिटी बन गई। अगर हम लोग इसका एक बार और अवकलन कर दें, ये देखो b का एक बार और अवकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा भैया, वेग परिवर्तन बटा समय क्या हो जाता है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन हो जाएगा। यानी अगर इसका एक बार और हम लोग अवकलन कर दें तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। और v का मान क्या है, dr/dt, तो यानी जब डबल एक बार और इसका अवकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा d2r/dt²। भैया ठीक है। जनरली किसी इवेंट की पोजीशन पता लगाने के लिए हमें उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है, इसलिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्स वाई जेड मतलब वो घटना कहां पर हुई है, और कॉमा टी भी लेंगे मतलब किस समय हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम किसी भी घटना या इवेंट को बता सकते हैं और इसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 तरीके के होते हैं भैया। पहला होता है इनर्शियल, नाम से ही पता चल रहा इनर्शियल, यानी जो इनर्शिया को फॉलो करेगा। इनर्शिया का मतलब जो न्यूटन के नियम को फॉलो करेगा वो इनर्शियल होगा, जो नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन इनर्शियल होंगे भैया ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है भाई, पहला होता है सर जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तरह के फ्रेम्स में यदि बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वह स्टेबल रहता है, यानी उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, वो मूव करता रहता है। जैसे अगर हम समझाएं कि माना कोई बॉडी जिस पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, समझो भैया न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, F = m/a होता है ठीक। अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा तो F का मान कितना हो जाएगा, 0। कोई बल नहीं लग रहा है, F जब यहां 0 रखोगे m इसके नीचे आएगा तो A भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर आपको दिखाया डबल डिफरेंशिएशन है ये, d2r/dt² लिख सकते हैं मेरे भाई। और r को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि dx d/dz की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी d2r/dt² भी 0 होगा, यानी d2x/dt², d2y/dt², d2z/dt², ये सब 0 होंगे। यानी इस प्रकार फ्रेम्स में बॉडी की वेलोसिटी स्टेबल रहेगी। जब देखो a = 0 का मतलब कोई त्वरण नहीं है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। और अगर त्वरण 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। यानी इस प्रकार फ्रेम्स में वेलोसिटी स्टेबल रहती है, कोई चेंज नहीं होता। इनर्शिया के लॉ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इस फ्रेम्स को गैलीलियन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। यानी जो इनर्शियल वाला फ्रेम रेफरेंस है उसे गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल भैया ठीक है। नॉन इनर्शियल क्या होगा, जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो लिखा हुआ है बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे भैया पृथ्वी हो गई, सूरज हो गया, ये सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्हें माना गया है भैया ठीक है। तो पहला जो टॉपिक इस यूनिट के अंदर है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी इवेंट के बारे में पता लगाने के लिए हमें उसकी पोजीशन और टाइम पता होना चाहिए, इसे ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं वो इनर्शियल कहलाते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल कहलाते हैं भैया ठीक है। ये पेपर में 15 नंबर तक की जुगाड़ बन सकती है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ, समझते हो चलो, पेपर में ये भी 15 नंबर में आ सकता है। न्यूटन के नियम आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। भैया गाना सुनाते हैं तुम्हें, अरे रुकती है तो रुकने दे, चलती है तो चलने दे, रुकती है तो रुकने दे। यानी कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। घर पे देखा होगा, मम्मी ने कहा पानी भरो, भर दिया, कपड़े उतार लाओ, आटा पिसा लाओ जाके, मतलब भाई चावल पिसा लाओ, गेहूं पिसा लाओ, जो भी पिसवाना उठा के लिया जाके, उसके बाद टांगे फैला के लेट कर रील चलाने गए। मम्मी ने कहा ऐसा करो पापा खाना दिया जाके। उतनी देर से जब हम काम कर रहे थे तब नहीं बता पाई तुम,
चिल्लाने लगते हो तुरंत, फिर मम्मी की चप्पल आती है। यानी जब तक गति कर रहे हो करते रहोगे, और काम बताओ और काम बताओ और काम। जब एक बार लेट गए तो जब लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, जब तक कोई बाहरी बल अर्थात मम्मी की चप्पल नहीं लगेगी तब तक पड़े रहोगे तुम कुल मिला के। यानी कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल नहीं लगेगा। अतः हर वस्तु अपनी जो अवस्था है उसे बनाए रखना चाहती है, चल रहे हैं और काम बताओ और काम बताओ, रुके हैं तो पड़े रहना चाहते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं इनर्शिया भैया, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी स्टेट को बनाए रखने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे यदि कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है यानी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई बल नहीं लग रहा है, F0 है तो त्वरण भी 0 होगा, वेग भी 0 होगा, पड़ा रहेगा व्यक्ति सन्नाटे में, ठीक है। दूसरा सेकंड लॉ क्या होता है, F बराबर m इंटू ए यानी द्रव्यमान, m माने मास यानी द्रव्यमान, a माने त्वरण यानी एक्सेलरेशन। दोनों की जो गुणा है वो F के बराबर होती है यानी लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक। त्वरण को क्या लिख सकते हैं भैया, m तो ऐसे रखेंगे, त्वरण को लिख सकते हैं वेग परिवर्तन और बटे में लिख सकते हैं समय, और m इंटू v क्या होता है, संवेग मोमेंटम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू वी को हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम यानी डेल्टा p, तो फार्मूला होता है F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t भैया, ठीक है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जाओ किसी के सूत के चंकड़ मारो, क्रिया वो तुम्हें धो देगा, ये होगी प्रतिक्रिया। हल्के से करोगे तो हो सकता है मजाक में बच जाओ, सूत के चिपका दोगे तो उधर वाला भी चिपकाएगा। यानी जितनी तेज क्रिया करोगे उतनी तेज प्रतिक्रिया होगी, हल्के क्रिया करोगे प्रतिक्रिया भी हल्के, तेज क्रिया करोगे प्रतिक्रिया भी तेज। यानी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जिसकी मात्रा तो बराबर होती है लेकिन दिशा उल्टी होगी। पहले तुम करोगे उसके चंगड़ मारोगे फिर वो तुम्हारे धरेगा, तो दिशा हमेशा उल्टी होती है, ठीक भाई। एवरी एक्शन, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मान लिया कोई एक बॉडी है, समझो, मान लिया इफ अ बॉडी अप्लाइड अ फोर्स, किसी बॉडी पर F21 बल लग रहा। F21 का मतलब पहले के द्वारा दूसरे पे लगने वाला बल, ऑन सेकेंड बॉडी, देन सेकेंड बॉडी इज ऑल्सो अप्लाइड, दूसरे पे बल लगेगा F12, दूसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल, बस ये माइनस में होगा। यानी F21 का मान F12 के बराबर होगा, जितना पहले ने दूसरे पे लगाया है उतना दूसरे पहले पे लगाएगा, बस भैया अपोजिट होगा, दिशा डायरेक्शन अपोजिट होगी। अभी इधर से उधर फिर उधर से इधर तो माइनस होगा, इसे इधर ले आएंगे तो दोनों का जो मान आएगा वो कितना आएगा भैया, 0 आएगा, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, क्या हम लोग फर्स्ट लॉ की सहायता, सेकंड लॉ की सहायता से फर्स्ट लॉ को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यानी अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो मामला वैसे ही रहेगा। लो भैया दूसरा लॉ क्या है, अभी बताया, निकाल के दिखाया, F बराबर m इंटू ए को लिखा तो बना लिया F बराबर dp अपॉन dt, फिर से खोल ले रहा है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, m को बाहर लिख लिया, db आ गया बटे में dt आ गया, तो F बराबर db अपॉन dt को फिर से क्या बना दिया, F बराबर m इंटू ए। सबको पता है अगर F का मान 0 है भैया, लगने वाला इनर्शिया, पहला नियम क्या कह रहा है, अगर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो भैया बाहरी बल ना लगाया जाए तो F का मान 0 रख देंगे। F 0 रखेंगे तो A का मान भी क्या हो जाएगा, 0। A को क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन बटा समय, बराबर में क्या आएगा, 0। यानी वेग में परिवर्तन जो हो रहा, अगर इसे भी इधर भेज दें तो dv बराबर क्या हो जाएगा, 0। dv का मतलब वेग में परिवर्तन। बताओ वेग में परिवर्तन क्या है, 0, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेग कांस्टेंट है, तो हमने लिख दिया, अर्थात v का मान जो है वो कांस्टेंट है। अगर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर F का मान 0 है तो जो वेग है वो भी नियत रहेगा, पड़ा है तो पड़ा रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। अतः एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यही न्यूटन का पहला नियम है, ठीक। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। न्यूटन का पहला और दूसरा लॉ तभी अप्लाई होते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन ना हो। यानी अगर मेरे भाई त्वरण 0 है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब जाके जो है मेरे भाई ये नियम लागू होंगे, वरना नहीं लागू होंगे। F बराबर ma तभी पॉजिटिव होगा जब m का मान नियत रहे, बढ़ना घटना नहीं चाहिए। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है, लेकिन इन्होंने कहा टाइम भी तो देखना पड़ेगा। जब हमने चनकट मारा तो टाइम कुछ और था, उसने मारा तो टाइम कुछ और था, तो टाइम का भी तो फर्क आ गया ना। यानी तभी पॉसिबल होगा जब इन्हें एक ही टाइम पर नापा जाए, परंतु ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है मेरे भैया, ठीक। अगला आ गया सेंटर ऑफ मास, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, पेपर के अंदर आता रहता है। समझो सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम यहां से रोकने की कोशिश करें, नहीं रुकेगा, गिर पड़ेगा। यहां से नहीं रुके, गिर पड़े। बीच से रोकने की कोशिश करें मेरे भाई, रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका पूरे का पूरा जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक बिंदु पर केंद्रित है, जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं भैया, ठीक है। क्या लिखा हमने, जरा समझो। हमने लिखा
किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट, किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास केंद्रित होता है, जहां पर इकट्ठा होता है कंप्लीट मास, उस सिस्टम का बॉडी या सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है, जहां पर कंप्लीट मास क्या होता है, फोकस्ड होता है, जहां से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। माना कोई सिस्टम जिसके कई पार्टिकल्स हैं, ठीक, मान लिया ये पेन ही है, कई पार्टिकल से मिलकर बना है, M1 M2 M3 उनके द्रव्यमान है, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो R1 R2 R3 इस तरीके से है, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका ये फार्मूला होता है, क्या होता है, RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास के लिए। CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास भैया, ठीक है। इसे इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे समझो भैया, जब 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा हो और प्लस में चल रहा हो, तो प्लस के लिए हम लोग एक निशान लगा देते हैं सिग्मा, समझो भैया, प्लस के लिए हम लोग एक निशान लगा देते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यहां लिख दिया MI RI और यहां लिख दिया I का मान होगा 1 से लेके N तक भैया, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि भैया इस सिग्मा का मतलब जोड़ है, I का मान 1 रखोगे M1 R1 आएगा प्लस M2 R2 आएगा, कब तक आता रहेगा, जब तक N नहीं आ जाएगा। ऐसे ही नीचे क्या चल रहा है बताओ, 1 2 3 4, तो यहां भी लिख देंगे सिग्मा M, और सिग्मा मतलब जोड़, और कब तक जोड़ोगे तो लिख देंगे I का मान 1 से लेके N तक है, यानी 1 रखो फिर प्लस 2 रखो फिर 3 रखो, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसे सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट, ये एडिशन सिंबल होता है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये सब जुड़ रहे हैं तो इन सबको हटा के हमने सिग्मा लगा दिया और बता दिया कि कब तक जोड़ोगे, 1 से लेके N तक रखते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ भैया, ठीक है। अगर सिस्टम का टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इन सब को मिला के मान लें कैपिटल M है, तो इन सब की जगह पे हमने क्या लिख दिया भैया, कैपिटल M लिख दिया। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। कुछ कठिन नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी बॉडी का जो द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं भैया, ठीक। कैसे निकालोगे, तो RCM बराबर होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, इस तरीके से चलता है, ठीक भाई। अब हम क्या करें, ये वाली जो अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये तो RCM मतलब क्या है, R मतलब क्या है, R मतलब है दूरी, सरल भाषा में कहें तो सेंटर ऑफ मास, केंद्र, द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी हम लोगों ने RCM निकाली है, ठीक, जहां पे द्रव्यमान केंद्र है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सब बच्चे मैथ वाले हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब समय के सापेक्ष करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d/dt आगे लगा देंगे। m भैया कांस्टेंट है, सबका m, तो m बाहर निकाल दिया। ऐसे आएगा M1 dR1 बटे dt प्लस M2 dR2 बटे dt, M3 dR3 बटे dt। सबको पता है दूरी बटे समय क्या बन जाती है, चाल, यानी v बन जाएगा। तो ये इधर बन गया VCM, ये हो गया M1 V1 M2 V2 M3 V3, इस तरीके से आ गया। सबको पता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग बना दिया, P1 P2 P3, इस तरीके से आ गया। अब जब ये प्लस में चल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं। तो हमने इसे सिग्मा लगा के लिख दिया कि सिग्मा I का मान, ये देखो ऐसे करके, सिग्मा I का मान 1 से लेके N तक है, रखते जाओ PI, P1 P2 P3, इस तरीके से चलता जाएगा। इसे जब टोटल करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, P टोटल, ठीक है। BCM बराबर क्या आ जाएगा, टोटल जितना संवेग है वो और बटे में है कैपिटल M, यानी अतः यदि P टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है तब यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है इसका, कि भैया मेरे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, समझो एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, यानी F बराबर हमने आपको क्या बताया, dP/dt, ठीक। dP/dt होता, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो F क्या होगा, 0। dt इधर आएगा तो dP भी क्या हो जाएगा, 0। dP 0 का मतलब क्या है कि P में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब P जो है वो नियत है, P नियत है, नीचे द्रव्यमान भी नियत है, तो नियत से नियत को भाग दोगे तो BCM भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो P कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो VCM भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास के लिए डेरिवेशन है मेरे भाई, ठीक है। अगला है एंगुलर मोमेंटम। जो भी बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, आप सोच रहे हो ये PDF हमें कहां मिलेगी। भैया ऐसे टोटल 8 वन शॉट देने वाले हैं। जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन कर रखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का भी और कोर्स में भी ये फोल्डर अलग से बन के PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ये YouTube पर फ्री में देख रहे हो तो टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, वहां पर ज्वाइन कर लो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे ही ये क्लास आपका पड़ेगा वैसे ही वहां पर PDF भी आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है समझो, बहुत सरल है। सबसे पहले तो समझो मेरे भाई ये हम है, M माने द्रव्यमान यानी हम, ठीक। जब हम चलने लगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग, इसे कहते हैं संवेग यानी मोमेंटम।
अब मान लिया हम ऐसे घूमने लगे, वृत्ताकार पथ पे गति करने लगे, तो भैया त्रिज्या क्या हो जाएगी r, तो r भी आ जाएगा। तो mvr को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। जब हम लोग कोणीय गति करते हैं, एंगुलर मोशन करते हैं, तब उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो mv का मतलब केवल संवेग यानी मोमेंटम होता है, साथ में r भी आ जाता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक, किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये देखो भैया, mb का मतलब क्या है, mb का मतलब संवेग है। जब इसकी r से गुणा कर दोगे, यानी mb का मतलब क्या होता है, p इंटू r कहलाएगा क्या, j मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो यही लिखा है, j बराबर होता है r क्रॉस p। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, समझो। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dj अपॉन dt आएगा। यहां पे भैया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोका, यही करते हैं भैया। ठीक, फिर हमने dj अपॉन dt ऐसे लिखा रहने दिया, dr अपॉन dt क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये v बन गया। ठीक है, इनटू में क्या आ गया, संवेग को लिख सकते हैं m इंटू v, यहाँ r आ गया, और dp अपॉन dt क्या बन जाता है, f बन जाता है। किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से गुणा करोगे 0 आएगा, तो v क्रॉस v क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बचा अपने पास, dj अपॉन dt बराबर r क्रॉस f बचा। समझो, dj अपॉन dt बराबर क्या बचा, r क्रॉस f, और r क्या है, r दूरी है, f क्या है, बल है। बल की जब दूरी से गुणा करते हैं तो उसे टॉर्क कहते हैं, यानी उसे हम लोग टाउ से लिखते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। समझो भैया, तो ये इधर तो चल ही रहा था, इधर ये r क्रॉस f क्या बन जाएगा, टाउ। जब सीधा होता है तो j कहते हैं, उल्टा होता है तो टाउ कहते हैं, तो r क्रॉस f क्या बन जाएगा, टाउ। अतः एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का रेट, ये देखो j क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये है चेंज होने का रेट, बटे में टाइम है, यानी रेट किसके बराबर होता है, उसके टॉर्क के बराबर होता है। तथा किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को टॉर्क कहते हैं। इसे टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भैया। ठीक है, यानी भैया जो जे मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है उसका रेट यानी जो टाइम है वो किसके बराबर है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क के बराबर होता है भैया। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो क्या है ये लो समझ लो भैया, यहां लिखा हुआ है यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तब उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब चेंज नहीं होगा, आरक्षित रहेगा। एक बार आपने सीट ट्रेन में फिक्स कर ली, कंजर्व हो गई, आरक्षित हो गई भैया। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा अगर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो। इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जैसे यदि कोई पार्टिकल जिसका मास m है, इस पर F बल लग रहा है, तो न्यूटन का दूसरा नियम सबको पता, F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। p बराबर क्या रख देंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू v रख देंगे, बटे में क्या रख रहा है, dt। अगर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो F का मान कितना रख देंगे, 0। भैया F का मान 0 रख दिया, तो dp अपॉन dt 0 हो गया, dt उधर जाएगा 0 हो जाएगा। dp का मतलब क्या, d माने परिवर्तन, यानी p में परिवर्तन 0 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। तो लिख दिया यदि कोई पार्टिकल सिस्टम में अवेलेबल है तब इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ये समझो मेरे भाई, अगर मान लिया एक पूरा सिस्टम है जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, तो F बराबर dp अपॉन dt। ठीक, P को क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 बहुत सारे हैं। ठीक, अगर F की वैल्यू 0 होगी तब फिर वही कहानी आ गई, तो dt इधर आके 0, d P1 P2 ये सब 0, इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है, कांस्टेंट है। इनमें से कोई दो उठा लो, जब P1 प्लस P2 ये भी 0 ही होगा। P1 अगर उधर ले जाए तो P1 बराबर होगा किसके, माइनस P2 के। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो m1 v1 माइनस का m2 v2। ऑन डिफरेंशिएशन इसका हमने क्या कर दिया भैया, डिफरेंशिएशन कर दिया। m1 m2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, dv1 बटे d2 आया, dv2 बटे dt आया। ठीक भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल बटे वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय त्वरण हो जाता है। तो m1 a1 हो गया, m2 a2 हो गया, और m इंटू a क्या होता है, बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये देखो न्यूटन का तीसरा नियम सिद्ध हो के आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझो, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखिए, और इसकी सहायता से क्या करना है आपको, इसकी सहायता से आपको न्यूटन का नियम सिद्ध करना है। तो ये इस तरीके से सिद्ध होके आ जाएगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल्स। यानी कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। समझो मेरे भाई, क्या किया हमने इसके लिए, हमने कहा
कि भैया ये वही x है, ये y है, ये z है भाई, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास है। यहां तक की दूरी हमने क्या मान ली, RCM मान ली भाई, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट है, मान लिया K है, यहां तक की दूरी हमने RK मान ली, और ये जो सेंटर ऑफ मास और इस पार्टिकल के बीच की दूरी है इसे हमने RCK मान लिया, ठीक। माना एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना है। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। माना सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से पॉजिटिव वेक्टर जो है वो कितना है, RCM है। ये देखो RCM मान रखा है। माना तथा कोई पार्टिकल है जिसका जो द्रव्यमान है वो mk है। इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है, mk है, तथा सेंटर ऑफ मास से इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो RCK है, ठीक। ये जो चित्र बनाया यही हमने यहां पर लिख दिया, ये RCK है, ठीक। तो हमने क्या लिखा भैया, सबको पता है जो त्रिभुज का नियम होता है, हमने आपको बता रखा है। त्रिभुज का नियम ये होता है कि भैया ये एक वेक्टर खींचो, दूसरा वेक्टर खींचो, तीसरे को मिलाओ। जैसे ये ए वेक्टर है मान लिया, ये बी वेक्टर है, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी ये त्रिभुज का नियम होता है, दो वेक्टरों को मिलाने पर वो तीसरे के बराबर आ जाता है। तो हमने क्या करा, त्रिभुज का नियम लगा दिया। कैसे लगाया, हमने कहा आर के बराबर आर सी के प्लस आर सी एम है। देखो आर के बराबर ये वाला जो है, आर के बराबर इसके आर सी के प्लस आर सी एम के बराबर है मेरे भाई, ये रख दिया हमने, ठीक भैया। देखते रहना। इसी प्रकार अगर वेलोसिटी के ले लें तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वी के बराबर हो जाएगा वी सी के और वी सी एम के बराबर हो जाएगा। जब एन पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम लेंगे, सबको पता है एन पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी बताया भैया, जे बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो हमने भैया क्या करा, जे बराबर आर के इंटू पी के ले लिया। समझते रहना, जे हमने ऐसे रख दिया, ये देखो आर के ऐसे रख दिया, पी के का मान रख दिया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो एम के इंटू वी के रख दिया, ठीक। जे ऐसे ही आ गया, एम कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, अंदर भेजा तो आर के इंटू वी के आ गया। आर के का मान हमने ऊपर निकाल रखा है आर सी के प्लस आर सी एम, इंटू में वी के का मान निकाल रखा है वी सी के प्लस वी सी एम, मान रख दिया जो हमने चित्र से निकाला है। हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भैया कैसे मल्टीप्लाई होगी, बहुत आसान है भाई। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, देखो एम के ऐसे है, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो आर सी के वी सी के आ गया, इसकी इससे होगी आर सी के वी सी एम आ गया, इसकी इससे आर सी एम वी सी के आ गया, इसकी इससे आर सी एम वी सी एम आ गया भैया, ठीक है। एम के अंदर जाएगा तो देखो एम के इनके पास आया, ठीक। ऐसे ही एम के इनके पास आया, इनके पास आया और इनके पास आया, सबके पास एम के पहुंच गया है। सेंटर ऑफ मास की जब बात करी जाती है तो टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। तो सेंटर ऑफ मास की जब हम बात कर रहे हैं तो एम के वी सी के की वैल्यू हम लोग जीरो कर देंगे। देखो एम के वी सी के कहां पर रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एम के वी सी के की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास के लिए एम के वी सी के की वैल्यू हो गई जीरो। जब जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा मेरे भाई, अपने पास बचेगा एम के बचेगा, आर सी के वी सी के बचेगा, आर सी एम बी सी एम बचेगा। भैया जरा देखना मेरे भाई, क्या क्या जीरो कर दिया हमने, एम के और वी सी के जीरो हो गया। देखो भैया कहां पे आ रहा है एम के और वी सी के, ये आ गया एम के और वी सी के, यानी ये जीरो हो गया। और कहां पे आ रहा है एम के और वी सी के, देखो एम के और वी सी के ये आ रहा है, ये दोनों जीरो हो गया। क्या बचा, एम के आर सी के वी सी एम, एम के आर सी के वी सी एम, ठीक। ये देखो और क्या बचा अपने पास, एम के आर सी एम वी सी एम, यानी एम के आर सी एम वी सी एम, ये अपने पास बचा हुआ है भैया, ठीक है। बिल्कुल सही है। बाकी तो जो भी अपने पास इंतजाम था वो क्या हो गया है, जीरो हो गया भैया, ठीक है। ये वाला नहीं बचेगा, यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया, जरा समझना मेरे भाई, से ठीक कर लेना। अब यहां पर इतना टाइम नहीं है। देखो ये एम के वी सी के ये वाला टर्म जीरो हो गया, ठीक। एम के वी सी के कौन सा गया, एम के वी सी के ये वाला टर्म जीरो हो गया। बचा क्या, एम के आर सी के वी सी एम, ठीक। तो एम के और वी सी एम वाला सिस्टम है तो यहां पर आएगा एम के आर सी के वी सी एम आएगा भैया, ठीक। अब ठीक हो गया। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा जे सी एम, क्योंकि जे बराबर क्या होता है एम वी आर, तो ये बन गया जे सी एम, क्योंकि सी एम है, सी के तो हो ही नहीं सकता, ठीक भाई। ये क्या बन गया बताओ, आर तो ऐसे ही आ जाएगा और एम इंटू वी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन पेपर में आ सकता है, जे बराबर जे सी एम प्लस आर क्रॉस पी सिद्ध करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके काम में आ सकता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है भैया, आभासी बल। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ऐसा लगता है कि कोई बल लग रहा है लेकिन वहां पर कोई बल नहीं लग रहा होता है, तब हम उसे कहते हैं फिक्सियस स्यूडो फोर्स। तो हमने क्या लिखा, वे फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्चुअल में एक्ट नहीं करते परंतु नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण बॉडी पर एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बल लग रहा है, रियल में कोई बल नहीं लग रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिक्सियस स्यूडो फोर्स। जैसे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। भैया मोमेंटम क्या होता है, संवेग बराबर होता
होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर होता है मेरे भाई m इंटू वी। ठीक है, माना कोई सिस्टम जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 mn करके हैं, वेग v1 v2 v3 vn करके हैं, तो इसका लीनियर मोमेंटम सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का एडिशन होगा, सबको जोड़ दो तो आएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी Pn। तो m1 v1 m2 v2 m3 v3 और इस तरीके से मेरे भाई संवेग निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो। टॉर्क क्या होता है बता चुके हैं, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे में लंबवत दूरी, यानी वह फोर्स जो किसी बॉडी को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा देता है। पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यानी लंबवत वाली जो दूरी होती है, जैसे ये पंखा घूम रहा है तो ये पंखा की एक्सिस ये है, ये रॉड की तरफ घूम रहा है तो ये क्या है, इसके लंबवत है, 90 के कोण पर है, तो टाउ बराबर होता है F इंटू आर, यानी न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। टाउ बराबर होगा मेरे भाई R क्रॉस F। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन माने क्या होता है भैया, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना। जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे कोलिजन, यानी बॉडीज या पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच में फोर्स काम करता है बहुत कम समय के लिए, तब इस प्रोसेस को कोलिजन कहते हैं। कोलिजन दो तीन तरीके के होते हैं, जैसे पहला होता है टाइप्स ऑफ कोलिजन। इसमें इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक का मतलब क्या, टकराए वापस चले गए, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जैसे ग्लास बॉल्स का टकराना, जो प्योर फॉर्म में कांच होता है वो इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है, बॉल्स टकराएंगी वापस चली जाएंगी, कोई नुकसान नहीं होगा, इलास्टिक है। इन इलास्टिक में क्या होगा, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि यह एनर्जी हीट साउंड डिफॉर्मेशन में चली जाएगी, आएगा टकराएगा टूटेगा, गर्मी उत्पन्न होगी, इन सब में एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए तो सब एनर्जी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे वहीं। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है इतना इनइलास्टिक है, टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक जाएंगे और चिपकते हुए संग में घसीटते हुए ले जाएंगे। इसमें दोनों बॉडीज टक्कर के बाद चिपक जाती हैं और एक साथ मूव करती हैं। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तथा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है भैया। ठीक है, मान लिया दो कोई पार्टिकल्स हैं जो एक ही लाइन में टकरा रहे हैं, तब फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2। समझो ये क्या है, ये भैया लीनियर मोमेंटम है, समझना यार जरा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो पहले वाला वेग अगर u1 है तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर आएगा m1v1 प्लस का m2v2। ठीक है, u1 u2 पहले वाली वेलोसिटी है, v1 v2 टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है। ये इस तरीके से जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, तो ये फार्मूला होता है कोलिजन के लिए। ठीक भाई, इस तरीके के दो तीन सवाल पेपर में आ सकते हैं। मान लिया कोई तीन पार्टिकल दे दिए, m1 m2 m3 इतना है, दूरियां इतनी है, सेंटर ऑफ मास निकालो। फार्मूला आपको पता होना चाहिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बटे में m1 प्लस m2 m3, मान रख दो, आंसर निकल आएगा। ऐसे अगर आपसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बंडी के लिए, इलास्टिक के लिए कहे तो इलास्टिक के लिए m1 दे दे, u1 दे दे, m2 दे दे, u2 दे दे, b1 b2 पूछे। समझो u1 u2 होते हैं पहले वाले वेग, टकराने से पहले वाले वेग होते हैं u1 u2, टकराने के बाद वाले होते हैं b1 b2 भैया। ठीक है, अब क्या करें, देखो भैया समझो, इलास्टिक के लिए फार्मूला b1 का ये होता है, याद कर लेना, b1 बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, u2 का मान 0 है, यहां रख दो मेरे भाई, v1 का मान निकल आएगा। ऐसे ही v2 के लिए मान होता है, देखो v2 का ये फार्मूला होता है, इसे नोट करना, पीडीएफ आपको दे देंगे, 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 u1 u2 बटे में m1 प्लस m2, मान रख के v1 v2 निकल आएगा। अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। ठीक है, और अगर इन इलास्टिक होता है, समझो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए m1 u1 m2 u2 दे रखा है। जब इन इलास्टिक होगा तो दोनों चिपक के संग में चलने लगेंगे, तो टकराने के बाद में दो वेग नहीं रह जाएंगे, एक ही रह जाएगा। तो आपसे इसमें v पूछेगा जब इन इलास्टिक होगा, तो v का फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस u2, m1 प्लस m2 यहां पर मान रख देंगे, हल कर देंगे और v की वैल्यू निकल आएगी। ठीक भाई, ये 3-4 न्यूमेरिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। ठीक है, अभी लगभग 2 बज गया है, नीचे ऑफलाइन वाले बहुत सारे बच्चे भी खड़े होंगे, भीड़ बहुत हो गई होगी, तो इस महा क्लास को हम यहां पर गन शॉट को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल समझाएं मेरे भाई, इस वीडियो के लास्ट में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले समझो क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस 15 नंबर में आता है भैया। ठीक,
उसके बाद अगर हम कहें न्यूटन्स लॉ 15 नंबर में आते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपसे कहें सेंटर ऑफ मास 15 नंबर में आता है यार। ये सब लॉन्ग वाले टॉपिक हैं। एंगुलर मोमेंटम मेरे भाई आपको दिखेगा, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। किसी सिस्टम के लिए J बराबर JCM प्लस क्रॉस, ये वाला जितना भी इंतजाम इस कंटेंट इसके अंदर लगा हुआ है, मोमेंटम है, कोलिजन है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये अकेली वीडियो, ये जो अगर आपने वन शॉट यहां तक देख ली है, ये अकेली वीडियो आपको 35 से 40 नंबर दिला सकती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी टोटल 8 गन शॉट आपको देने वाले हैं। जो लोग भी YouTube पर फ्री में देख रहे हो मेरे भाई, जाके टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना सर्च कर लेना BDKDN BSc, वहां पर जाके बिल्कुल फ्री में ये PDF आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, वैसे ही यहां पर बहुत सारी वीडियो डलवा दी है, खजाना आपको मिल गया है। जो टॉपिक देखना है अलग से देखो, और उसके अलावा ये अलग से फोल्डर बन के वहां पर ये वीडियो PDF सब कुछ यहां पर ऐड हो गया है, तो वहां पर भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है आज शाम को जो अपना मेन चैनल है BDKDN, कल उस पर पहली केमिस्ट्री की वीडियो पड़ गई थी, आज दूसरी पड़ जाएगी। पूरी कोशिश है कि एक महीने के अंदर हम आपको 25-30 वन शॉट दे दें, फर्स्ट के, थर्ड के, फिफ्थ के, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दें, और आप क्विक रिवीजन करके जाके पेपर देके आ जाना भैया, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वन शॉट यानी गन शॉट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।